मजिस्ट्रेट के बारे में 2-2, 3-3 लाइन समझना है। न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आपका पहला क्वेश्चन इंटरव्यू का आपका सेपरेशन ऑफ पावर से पूछा जाता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से। और क्वेश्चन ये बनता है कि सीआरपीसी की धारा में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत समाहित है। तो पहले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत 2 लाइन समझिए, अब इसको संविधान से हम जोड़ते हैं, फिर आपका सीआरपीसी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपका भी बिहार जेल में पूछा भी गया था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इस बार ही बिहार जेल में आया था। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या मार्क कराएंगे? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस। मॉन्टेस्क्यू ने ये बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों के कार्य अलग अलग हैं, तीनों के कार्य करने वाले अलग हों और तीनों के लिए एक आदमी कार्य न करे। न्यायपालिका के लोग क्या हो? अलग। विधायिका के लोग क्या हो? अलग। और कार्यपालिका के क्या हो? अलग। तीनों कार्यों को एक संस्था संपादित न हो और तीनों के कार्य एक दूसरे में व्यापी न हो, यानी कि आपका अलग अलग। तो आखिर सीआरपीसी की धारा 3 न्यायिक मजिस्ट्रेटों को और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को अलग करती है। तो शुद्ध रूप से न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या करती है? पृथक कर। ये क्वेश्चन आता है कि सीआरपीसी की कौन सी धारा निचले स्तर से ही न्यायपालिका को कार्यपालिका से सेपरेट करती है? तो धारा 3, क्योंकि मजिस्ट्रेट का मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट और अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट का इरादा रहेगा तो स्पष्ट रूप से उस धारा में क्या रहेगा? लिखा जाए। नहीं लिखा है, केवल मजिस्ट्रेट लिखा है, तो कौन सा मजिस्ट्रेट? न्याय। ये धारा 3 बताती है। इसी को कोरिलेट करना है आपका संविधान से बने। संविधान के अनुच्छेद 50 में आपका राज्य का यह कर्तव्य दिया गया है कि राज्य निचले स्तर से ही न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करें। और यह प्रयास सीआरपीसी की धारा में किया गया है 3 में। 6 में भी आएगा, लेकिन किसमें हम बता रहे हैं अभी? 3। अगला एंकर देखिए। आखिर न्यायिक मजिस्ट्रेटों का क्या कार्य है? कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का क्या कार्य है? इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनका ट्रांसफर कौन करता है? इन पर कंट्रोल कौन करता है? तो पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट बताया जाए और तब आपका कार्यपालक। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का कार्य न्यायिक होता है। ये अपराधों की जांच, संज्ञान तथा विचारण एवं अभियुक्तों को दंड देने का पावर रखते हैं। याद रखिए, इनका कार्य क्या है? न्याय। इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इनका ट्रांसफर उच्च न्यायालय द्वारा, इन पर नियंत्रण उच्च न्यायालय द्वारा और नौकरी से बर्खास्त करना भी किसका कार्य है? उच्च न्यायालय। यानी कि पूरा कंट्रोल कौन करता है इन पर? आपका हाई कोर्ट। ये पीसीए जैसे सेलेक्ट होकर जाते हैं, यानी कि लेकिन हाई कोर्ट का भी जैसे ही नियुक्त हो गए, पूरी अधिकारता आपका अधिकारता किसको मिल जाएगी? हाई कोर्ट। और बदमाशी करेंगे तो हाई कोर्ट क्या करेगा? रगड़ देगा और टर्मिनेट कर देगा। अभी आपका उदाहरण भी बता। एक लेडीज की उत्तराखंड की आप कर सकते हैं कि अभी पेपर में भी निकला था, और एक आपका 18 वर्ष से कम लड़की को अपने घर में नौकरानी रखती थी, टार्चर करती। ये शिकायत पहुंच गई
आपका हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट ने जांच बैठाई, जांच बैठाने के बाद सही पाया और ये मिसकंडक्ट के कारण उनको सेवा से क्या किया, बर्खास्त। ये है कि भाई आपका सेवा से बर्खास्त करके तब फिर एक बार बैठ होना पड़ेगा, क्योंकि आपका बर्खास्त हाई कोर्ट केवल नहीं कर सकता। आपका हल्का सा एक लाइन बताते हैं राजा। देखिए, इनकी प्रारंभिक नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती। तो अनुच्छेद 310 भी याद रख, 311 भी याद रखना है कि जो प्राधिकारी किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है, उससे नीचे का प्राधिकारी उसे बर्खास्त नहीं कर सकते। तो ठीक है, आपका राज्यपाल केवल नाम मात्र के ही व्यक्ति हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने जांच करके बर्खास्त करने के लिए आपका कहाँ रिकमेंड कर दिया, राज्यपाल। और राज्यपाल को केवल क्या करना था, साइन, और साइन हो गया तो बर्खास्त हो गया, अर्थात हो गई। यानी कि कुल मिलाकर इनकी नियुक्ति, इन पर कंट्रोल बताया गया। तो तुरंत संविधान में ऐड कर लेना है कि किसी की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 332 में, नहीं 232 में, कि 233 में, 233 में, कि 234 में, कि 235 में, कि 236 में, इसमें है। देखिए हल्का सा 235 नहीं, एक में जिला जज है और एक में जिला जज से भी 37 में होगा, तो ये आपका 34 में हो सकता है, क्योंकि बिहार देखिए आपका समय हमेशा याद हमें भी नहीं रहता, लेकिन आपका 234 हमें लगता है। हाँ, 234 है भाई। फिर एक बार क्रम बना दिया जाए, बिहार में पूछा गया था तब बैठ हो जाए। 237 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, 234 में जिला न्यायाधीश से भिन्न जो मजिस्ट्रेट है इत्यादि उनकी नियुक्ति, और इन दोनों पर कंट्रोल 235 के तहत उच्च न्यायालय करता है। और आपका परिभाषाएं 236 में है कुछ चीज़ों की जो बिहार जे उठाकर पूछ लिया था। बिहार जे इसका पूछा था, यानी कि लोग 35 तक पढ़ते थे, लेकिन एक कदम आगे जाकर कहाँ पूछ लिया, 36। भाई फालतू क्वेश्चन भी कवर करना है। फिर बैंक को ये भैया ये न्यायिक मैजिस्ट्रेट बताएगा। कार्यपालक मैजिस्ट्रेट कार्यपालकीय कार्य करते हैं, जिनको आपका माने समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, ये कार्य करते हैं। और आपका कुछ निवारक प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि अपराध को रोकने का काम, लाइसेंस देने का काम, लाइसेंस रद्द करने का काम। और यानी कि अभी बताया गया था CPC में आपका, इसमें मैंने रेड कर दो, लाइसेंस देना, लाइसेंस को निलंबित करना, लाइसेंस को रद्द करना इत्यादि प्रशासनिक कार्य कौन करेंगे, आपका कार्यपालक मैजिस्ट्रेट। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, इन पर कंट्रोल राज्य सरकार करती है, इनको बर्खास्त भी राज्य सरकार और ट्रांसफर भी कौन करती है, राज्य। इस प्रकार धारा 3 समाप्त हुई। नोट में है, जिनके पास नोट न हो से आप किसी का ले सकता है। क्योंकि 3 के लिए नोट दिया गया, अलग से लिखवाया नहीं जाएगा, मेंस के लिए लिखवाया जाएगा। तो मेंस में आता नहीं, कोई मतलब नहीं। धारा 4 देखिए, धारा 4 से आप जाएंगे कहीं सीनियर की हैं तो ज़्यादा सीनियर पूछते हैं कि IPC और CRPC ये कहीं सिक्के के दो पहलू हैं, या इनमें चोरी दामन का संबंध है, या ये कहीं सिक्के के दो पहलू हैं। ये CRPC की कौन सी धारा बताती है, 4। यानी कि CRPC की धारा 4 2 लाइन जानना है, और वह ये जानना है
कि आईपीसी में जितने अपराध दिए गए हैं उन अपराधों के बारे में सभी कार्रवाई मतलब कि अन्वेषण हुआ, जांच हुई, विचारण हुआ या अन्य जितनी कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयों के लिए प्रक्रिया किस कानून में दी गई है? सीआरपीसी। यानी कि सीआरपीसी का निर्माण मुख्य रूप से आईपीसी में दिए गए अपराधों के लिए प्रक्रिया बताना है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है आपका समाज में कि कौन सी धारा ये बताती है कि आईपीसी के अपराधों के लिए जांच, विचारण, अन्वेषण और इत्यादि कार्रवाई सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही चले और किसी कानून के अनुसार नहीं। तो कौन सी धारा मारेंगे? तो आईपीसी के लिए ही मुख्य रूप से सीआरपीसी बनी है। कौन सी धारा मार्क कराएंगे? अब अगला ही, अगर अन्य किसी कानून में प्रावधान है तब क्या होगा? तो सेविंग कांड आ जाइए 5 में, धारा 4 में भी थोड़ा बहुत है और शुद्ध रूप से की धारा में है 5 देखिए एक साथ देखा जाता। अगर कोई स्पेशल लॉ या कोई लोकल लॉ बन गया या सैनिकों के लिए अलग कानून बना या कोई अलग कानून बनाकर और न्यायालय को अलग अधिकारिता दे दी गई, भले ही वह सीआरपीसी के विरोध में हो, तो क्या ऐसी दशा में सीआरपीसी अप्लाई करेगी कि नहीं? कि वह विशेष विधि लागू होगी तो सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगी, बल्कि क्या लागू होगा? वह स्पेशल, यानी कि स्पेशल लॉ, एक नियम बना लीजिए सभी लोग, विशेष विधि या स्पेशल लॉ जनरल लॉ पर प्रिवेल करता है। प्रिवेल करता है माने अभिभावी होता है, प्रभावी होता है। नए लोग एक उदाहरण से समझिए। और SC/ST एक्ट आपका पढ़ना भी है बिहार मेंस के लिए। देखिए भाई, कुछ लोग दोनों टाइम आ रहे हैं माइनर के चक्कर में, तो होली बाद कुछ माइनर आपका पढ़ाया जाएगा। ये सुबह वाले भी पीरियड में आपका, मैंने अगर आपको जल्दीबाजी न हो तो एक टाइम आइए। उसके बाद आपका शाम को लोग परेशान किए हैं पुराने लोग, भाई आपका बैच लगाइए बिहार रेडियो का। सुबह हम लोग कोर्ट में रहते हैं और भाई एक बैच से स्थिति हमारे यहाँ सुधरती नहीं है। कम से कम भाई 2 बैच लगाया जाएगा तभी स्थिति संभल पाएगा। और जो बॉर्डर पर हैं न 3 में न 13 में, और जब रिजल्ट आएगा तो आएंगे। अब पढ़ा दीजिए भाई। अब भाई वीडियो से कुछ अब तो भाई व्यवस्था हो ही गई है, तो वीडियो दे दिया जाएगा। आपका पूरा प्रोडक्ट शुरू से पढ़ाना संभव है, अब बैक होना संभव है। फिर एक बार देखिए भाई, आपका एक उदाहरण अच्छा समझिए, ज़्यादा नहीं। SC/ST एक्ट की धारा 18 देखना है, 18। SC/ST एक्ट की धारा 18 ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति SC/ST के प्रति अत्याचार का अपराध किया है तो अग्रिम जमानत नहीं की जाएगी। यानी कि पहले वह गिरफ्तार होगा और उसके बाद ही उसे क्या दी जाएगी? जमानत। और सीआरपीसी की धारा 482 बताती है, नहीं 438, देखिए 482 नहीं भाई बहस हो जाता है। 438 बताती है कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय आपका अजमानती अपराधों में गिरफ्तारी के पूर्व भी जमानत दे सकता है। तो बताइए दोनों में टकराव होगा तो SC/ST एक्ट का नियम लागू होगा कि सीआरपीसी? क्योंकि स्पेशल लॉ जनरल लॉ पर क्या करेगा? चलिए बता तो दिए भाई, तो बता दिए मतलब कि समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए।
अब आइए आपका अध्याय 2 देखा जाए। अध्याय 2 आपका दंड न्यायालयों का गठन और उनके कार्यालयों का गठन। अध्याय 2 में धारा 5 से लेकर और जो धाराएं पढ़नी है 25A तक पढ़नी। धारा 6 अध्याय 2 में दंड न्यायालयों का गठन किया जाएगा और तत्पश्चात इनके कार्यालय होंगे। इसी में एपीओ और पीपी आ जाएंगे, यानी कि सरकारी अधिवक्ता भी इसी चैप्टर में गवर्न हो। तो आपका तमाम राज्यों में तमाम क्वेश्चन बन रहा है। और सबसे पहले सीआरपीसी का यह अध्याय और अध्याय आपका 3 पढ़ने से पहले एक हम चार्ट बना रहे हैं और प्रयास ये करना है कि उस चार्ट को तैयार रखेंगे तो 15-20 धाराएं अपने आप निपट रहे बताया जाएगा डिटेल में, लेकिन पहले कंसेप्ट बनाया जाता है। देखिए 6 से लेकर 25A और तत्पश्चात 26 से लेकर जो प्रावधान है उन प्रावधानों को एकदम हम शुरुआती दौर से चलते हैं। देखिए आपका दंड प्रशासन से ये न्याय प्रशासन से शुरू किया, एकदम शुरुआती दौर से आपका शुरू किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन। न्याय क्या है? अब कई जगह तो भाई आपका यही पूछ लिया गया है इंटरव्यू में कि जस्टिस क्या है बताइए। तो अगर कोई कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आ चुका है, भाई सतर्क रहना कि न्याय क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि न्याय क्या है तो एक लाइन जवाब दीजिएगा कि राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा, यानी कि राज्य के द्वारा लोगों के अधिकारों की रक्षा करना ही न्याय कहलाता है। यानी कि जब राज्य अपने बल का प्रयोग करके या अपनी शक्ति का प्रयोग करके लोगों के अधिकारों को रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसी को जस्टिस या न्याय कहा जाता है। और ऐसी दशा में प्रत्येक आंदोलन में यही होता है कि वी वांट जस्टिस नारा लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार हमारे अधिकार की क्या करे? रक्षा। तो न्याय प्रशासन भारत में 2 प्रकार का है। एक सिविल न्याय प्रशासन जो सिविल न्यायालय संभालते हैं और लोगों के सिविल अधिकारों को क्या करते हैं? संरक्षित। और दूसरा है क्रिमिनल या आपराधिक या फौजदारी न्याय प्रशासन जो आपराधिक मामले संभालते हैं और इसमें अपराधियों को क्या दिया जाता है? सजा। तो सिविल न्यायालय अलग है और क्रिमिनल न्यायालय भारत में क्या है? अलग। सिविल न्यायालय कौन सा न्याय प्रदान करेंगे? सिविल। कौन से अधिकार की रक्षा करेंगे? सिविल। और आपराधिक न्यायालय आपराधिक न्याय करेंगे। तो आपराधिक न्यायालय कौन कौन है, उनकी स्थापना कैसे होगी, कौन कौन न्यायालय कितनी सजा दे सकते हैं, यही नियमों को आपको डिटेल में जानना है। यानी कि आपका धारा 6 से लेकर और धारा 35 तक में पूरा उठा रहे हैं। 6 से लेकर कहाँ तक में? 35 तक में हमें छांट कर ये पढ़ना है कि कौन कौन से भारत में आपराधिक न्यायालय हैं, उनकी स्थापना कैसे होती है, उनको कितनी सजा देने का पावर प्राप्त है, सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे छोटा न्यायालय और उनका नाम क्या है। तो कम से कम आज एक चार्ट बना लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन कहीं गया नहीं इस चार्ट से। तो भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वह उच्चतम न्यायालय। एक चार्ट बनाए सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया जाए। उच्चतम न्यायालय लिख लीजिए।
कि आपका सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या शॉर्टकट में एसी भी कहा जाता है। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं और उन्हीं क्वेश्चनों पर गौर करना भाई नए लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि भाई कंपटीशन निकले तो मैं बता दूं अब कंपटीशन आसान नहीं रहा। तैयारी करने वाले भी ज़्यादा हैं, पढ़ाने वाले भी ज़्यादा हैं और आपको अन्य लोगों से आपका कुछ एक्स्ट्रा बातें जाननी ही हो, तभी आपका कह सकते हैं कि कंपटीशन निकलेगा। अन्यथा आप देख ही रहे हैं कि मेरिट लगातार और लगातार आई चली जा रही है। क्यों? क्योंकि लड़के पढ़ रहे हैं और आपको भी पढ़ना ही होगा। और आपका कह सकते हैं कि तमाम लोग परेशान हैं, कहीं जीवन पर दाग लगा है कि आज तक ये फ्री नहीं निकाल पाया। हम लोग फोन करते हैं कि कब सर क्रैश कोर्स चलाएंगे के लिए। अभी ये कि जब तक वैकेंसी नहीं तब तक क्रैश कोर्स नहीं। और क्रैश कोर्स आपका यहीं सेकेंड पीरियड में अलग से, जैसे बिहार का चल रहा है, इसके बाद यूपी का लगा दिया जाएगा जे का। अभी 2 माह कम से कम 1.5 माह बाद ही वैकेंसी आएगी। तब तक आपका क्या होगा, कुछ बिहार का निपट जाएगा ज़्यादा, फिर यूपी जे का लगेगा। यानी कि आपका क्रैश कोर्स लास्ट में ही चलेगा। और भाई क्रैश कोर्स में स्पीड तेज रहती है, मैं बता दूँ। जो एक बार पढ़ा रहेगा उसी के बस की बात होती है। तमाम लोग फोन कर रहे हैं, पैसा देने के लिए भेज जा रहे हैं, लेकिन भाई केवल पैसा ही तो नहीं चाहिए ना। आपका क्रैश कोर्स साल भर नहीं चल सकता, वो अलग से चला जाता है जब क्या होता है कोई एग्जाम 2-3 बार रहता है। तो फिर एक बार देखिए आपका भारत का सबसे बड़ा, देखिए क्या क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ एपीओ का क्वेश्चन है। पहले तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराई। उच्चतम एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाए भाई, उत्तराखंड कई बार बना है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन सीआरपीसी करेगी कि संविधान करेगा? कौन करेगा? संविधान। तो संविधान, पहला क्वेश्चन संविधान का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है? 124। डायरेक्ट 3-4 बार आए क्वेश्चन, अभी लिखवाएंगे इसको। कौन सा अनुच्छेद है? पैरेटियन है लोग के, कौन सा? 124 याद करके जाइएगा। उच्चतम न्यायालय संवैधानिक संस्था संविधान के तहत गठित होता है और इसके लिए भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। अब बड़ा में आपका छत्तीसगढ़ पूछ लिया कि भारत का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय कौन है? तो उच्चतम न्यायालय मानिए। भारत का सबसे बड़ा सिविल न्यायालय तब भी कौन? उच्चतम न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा अपील न्यायालय तब भी कौन? उच्चतम न्यायालय। और संविधान का व्याख्याकर्ता, निर्वचन करता तो कौन मारिएगा? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति। तो अब अगला आया, सीआरपीसी में भी एक किया जाए कि उच्चतम न्यायालय कितना दंड दे सकता है? विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश, इसको आसान भाषा में समझ। विहित शब्द कई बार मैं बताया हूँ भाई, अगर आपको याद हो। मैंने प्रेस्क्राइब आपका, फिर आपका इसमें जाएगा, फिर नियंत्रण में भी नियत आएगा। प्रेस्क्राइब या नियत, नियत का मतलब ये हुआ नियमों द्वारा विहित या कानून द्वारा। इसका मतलब समझिए, बहुत अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय अधिकतम कितनी सजा दे सकता है? तो विधि द्वारा विहित कोई भी सजा। अब अगला, क्या उच्चतम न्यायालय मृत्युदंड, इसका मतलब परस्मृत व्यवस्था। विधि द्वारा विहित का मतलब ये हुआ कि किसी अपराध के लिए कानून में जितनी सजा दी गई है, उच्चतम न्यायालय को हक है, अधिकार है कि उतनी तक की सजा वह दे।
लेकिन उससे अधिक की सजा देने का हक सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त नहीं। और सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली का निर्भया कांड मिलता है, जहाँ की बालक जे एक्ट का सहारा लेकर आपका उसमें प्रावधान था कि 3 साल तक सुधार गृह में रखा जाएगा अधिकतम, और जब जरूरत पड़ेगी तो 1 साल तक और किसी सामाजिक संगठन के अंडर। बालक 4 साल तक रहा, उसके बाद छूटने वाला था, तो निर्भया के माता पिता चले गए सुप्रीम कोर्ट और कहे कि हजूर ये घोर अन्याय होगा अगर आप बालक को छोड़ दिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि यह बालक जेल में रहे, लेकिन मैं भी कानून से बाध्य हूँ, और जो कानून में सजा जिस अपराध के लिए जितनी है उससे अधिक सजा देने का हक मुझे भी नहीं है, क्योंकि बिना विधि के आपका हम कोई दंड नहीं दे सकते। और अपने क्योंकि बिना किसी कानून के किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को हम भी नहीं छीन सकते। हम संविधान के रक्षक हैं, तो क्या आर्टिकल 21 का उल्लंघन करके जेल भेज दें? छूट गया बालक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन, अगर उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देता है तो क्या उसकी पूर्ति राष्ट्रपति द्वारा होनी आवश्यक है कि आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं। व्यक्ति चाहे तो राष्ट्रपति के पास जाए, और नहीं भी जाता तो कुछ समय के बाद उसे फांसी पर क्या किया जाएगा? लटका दिया। अभी लिखवा जाएगा, पहले लेक्चर समझिएगा। उच्चतम न्यायालय के बाद हम आते हैं उच्च न्यायालय। पूरा न्यायालय बताया जाएगा, भले 2 दिन लग जाए, जितने ऊपर से लेकर कहाँ तक, और उनका दंड देने का पावर भी, गठन भी। हाई कोर्ट पर आ जाए भाई। उच्च न्यायालय तो राज्यों में जो भारत में शीर्ष न्यायालय है राज्यों में, वह हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों की स्थापना का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, और सबसे पहले 1862 में, यानी कि 1862 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी नगरों में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। एक बार आपका पीसीएस में क्रम बनाने के लिए आया है, शायद पहले कलकत्ता में हुआ, देखिए कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, सही क्रम देखिए, उसमें नोट में देखिए, याद नहीं आ रहा है भैया, कुछ बातें आपकी मिस कर दे रहा है। तो किताब काफ़ी लेकर पढ़ाना मुश्किल है, 1-2 बातें मिस हो जाती हैं, तो आपका कर्तव्य है कि देख लीजिए, आपका भी कर्तव्य है, नहीं तो आपको बताएंगे बाद में। 3 प्रेसिडेंसी नगरों में सर्वप्रथम कब नियुक्त हाई कोर्ट बने? 1862। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई, पीसीएस में भी आया था। कब हुई? 1866। और पटना हाई कोर्ट 1916 में बना। रटे रहे, कब बना? 1916। राज्यों के शीर्ष पर उच्च न्यायालय स्थापित है। उच्च न्यायालय तो मूल अधिकार का भी है, अपीली अधिकार का भी है। उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी सीआरपीसी के तहत गठित न होकर किसके तहत गठित होते हैं? संविधान के तहत। तो तुरंत अनुच्छेद कवर करना है। पहला कि राज्य का उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 लिखवाएंगे आप, कौन सा अनुच्छेद? और इनकी स्थापना और गठन 216। फिर याद रखिए, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात कहाँ बताई गई है? अनुच्छेद 214 में, यानी कि 214 में।
और उच्च न्यायालय की स्थापना इस अनुच्छेद में 15 नहीं मारिएगा 216, क्योंकि अनुच्छेद 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ क्या होगा रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। फिर आगे बढ़िए भाई, उच्च न्यायालय कितना दंड दे सकते हैं, तो आपका विधि द्वारा भी कोई भी दंड, याद रखिए बता दिया गया है। उच्च न्यायालय कितना दंड दे सकते हैं, तो कानून द्वारा निर्धारित कोई भी दंड है। अगला, अगर उच्च न्यायालय मृत्यु दंड देता है तो क्या उसकी पूर्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा होनी आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक नहीं। तो कम से कम आवश्यक नहीं है तो एक केस भी देखा जाता है, और वह केस कश्मीरा सिंह बना स्टेट ऑफ MP का हम देखते हैं, को लेट कर लेना चाहिए। फिर एक बार देखिए भाई, आपका भाई ना समझ में आए तो एक बार बोल दीजिए, मैं वैसे भी अभी 2 बार बता रहा हूँ, थोड़ा पूरा लिस्ट आज मैंने बनाना है। फिर एक बार देखिए, उच्च न्यायालय कितनी सजा दे सकता है, तो विधि द्वारा विहित कोई भी दंड, मैंने जो कानून में दिया है। अगर उच्च न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है फांसी की सजा, तो क्या उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में आपका तो हो सकेगी? तो क्या अगर उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं होती तो क्या आपका ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जा सकता है? नहीं, लटकाया जा सकता है। अगर वह अपील के समय रहते कहाँ नहीं अपील किया है? सुप्रीम। क्या हाई कोर्ट के मृत्यु दंडादेश की पूर्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा होना अनिवार्य है? नहीं, अनिवार्य नहीं। फिर बैठ हो जाइए भाई, तो अगर हाई कोर्ट मृत्यु दंड देता है और अभियुक्त अपील 90 दिन का समय है, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करता, तो 90 दिन बाद डेथ वारंट जारी किया जाएगा और ऐसे अपराधी को क्या किया जाएगा? फांसी पर लटकाया जा सकता है। तो कोई तो दिमाग में केस बता रहे हैं, कश्मीरा सिंह बनाम इकेटा है। देखिए क्या था, कश्मीरा सिंह आपका सहायक फूड इंस्पेक्टर था। वह चावल पालिश कराते हुए पकड़ा गया। चावल पालिश समझते हैं? जूता चप्पल पालिश होता है। तो जैसे कि एक दिन बताया गया था कि मिर्गी आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, कौन सा, चमड़े का कि हवाई? कुछ लोग हवाई करते हैं, कुछ लोग चमड़े का, हमें पता नहीं है भाई। देखिए अब आपका वोटिंग कराई जाए तब न चमड़ा हवाई चमड़ा देखते आगे भाई, उससे मतलब आगे देखिए आपका। फिर एक बार बैठ होइए भाई, अगर देखिए चावल पालिश का मतलब क्या हुआ? अब जूता पालिश करके भाई आपका पालिश होता है तो चमकता है, तो उसी प्रकार देखिए आपका जो मोटा चावल रहता है, मशीन आती है उसको पतला बनाती है और उसमें सेंट छिड़का जाता है, और जो मोटा चावल आपका 10-20 रुपया किलो था, अब वो 100 रुपया किलो बेचा जाता है। और यह कानूनन अवैध है, क्योंकि आपका यह कानूनन अवैध। तो कश्मीरा सिंह यही कर रहा था, पकड़ा गया और अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया। जब सस्पेंड हो गया तो 2 बार अधिकारी को कहा था कि मैं मजा चखाऊंगा तुम्हें, और 6 माह बाद अधिकारी का छोटा बच्चा गायब हो गया और उसकी लाश एक कुएं से बरामद। आपका कश्मीरा के साथी आपके से प्रतिपाल, उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया कि बच्चे को मैं मारा और मेरे साथ ये मेरे चाचा या काका आपका कश्मीरा भी था। तो प्रतिपाल को भी मृत्यु दंड दिया गया, कश्मीरा को। हाई कोर्ट में प्रूव ये हो गया, कश्मीरा चालाक निकला, पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और प्रतिपाल जो थे
वह आपका हाई कोर्ट के बाद अपील नहीं किए तो 3 माह बाद इनको क्या किया गया, फांसी पर चढ़ा दिया। और तस्वीरा जाकर धारा 30 एविडेंस का बचाव ले लिया और कहा कि हजूर केवल सह अभियुक्त या को एक्यूट की संस्वीकृति के आधार पर हमें सजा दी गई है, अतः इस सजा को रद्द करिए और हमें बाइज्जत क्या करिए, बरी हो गया। और तस्वीरा सिंह के केस में कहा गया कि एक सह अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर दूसरे सह अभियुक्त को सजा नहीं दी जा सकती। अपराधी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, धारा 30 बार को एक्यूट। अगला देखिए भाई, बैठ हुआ है आपका, ये तो बताया हम पूर्ति की आवश्यकता नहीं। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के बारे में अब सीआरपीसी में भी कुछ प्रावधान है और जो प्रावधान उच्च न्यायालय के बारे में है अब उनको आपका एक करके देखना है। और पहला आपका जो धारा पढ़नी है 26 से पढ़ना है, फिर आपका धारा 28 मुख्य रूप से पढ़ी जाती है, फिर आपका 474 पढ़ी जाती है धारा, यानी कि धारा 26 आप पढ़िएगा, धारा 28 पढ़िएगा और सीआरपीसी की कौन सी धारा, एक बार देखिए सही में चालू होगा। अभी सही है, देखिए आपका सही 3 धारा देखिए भाई, पूरा तो नहीं, और भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। 407 भी देखिए क्या है, नए लोग इसको लिखा जाएगा। अभी लेक्चर समझिए, लिखवाने में आपका बीच में ब्रेक हो जाएगा लेक्चर, इसमें लिखवा नहीं जा रहा। देखिए आपका इसको अच्छे से देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन बना था जो है धारा 26 ये बताती है, फिर से समझिए कि उच्च न्यायालय जितनी भी अपराध हैं, चाहे वह आईपीसी के तहत हो, चाहे विशेष विध के तहत हो या स्थानीय विध के तहत हो, सबका ट्रायल या सबका विचारण करने की शक्ति रखे, कहीं नाम की आवश्यकता नहीं। तो उच्च न्यायालय किन अपराधों का विचारण कर सकता है, तो एक्सजेएस में भी आ सकता है, आईपीसी के तहत अपराधों का, विशेष विध के तहत अपराधों का, लोकल विध के तहत अपराधों का, उपर्युक्त सभी। क्या मारेंगे, कहाँ दिया गया है, सब। तो विचारण करेगा तो अंत में सजा भी देगा, तो सजा पर आ जाए। अभी हमने बताया उच्च न्यायालय कितना दंड दे सकता, अभी हमने बताया विधि, यही सब याद रखिएगा, विधि द्वारा प्राधिकृत या नियत कोई भी दंडा, तुरंत इसको धारा में जोड़ लीजिए भाई, यही तो काम है, हमने बता दिया नहीं। और धारा में जोड़ लीजिए तो सीआरपीसी की धारा में उच्च न्यायालय कितनी सजा दे सकता है दिया गया है, तो 28 रट कर जाएगा, किसमें 28, कितनी सजा, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई। अब उच्च न्यायालय जब विचारण करता है तो इसके लिए जो सेक्शन दिया गया है 474, और इस बार ये में आया, इस बार भाई आया था क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में किया गया है। इसी बार यूपीजे बनाया था तो 474 यानी कि 474 उच्च न्यायालय। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च न्यायालय विचारण में कैसी प्रक्रिया अपनाता है, कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा जो कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय अपनाता है। और देखना अभी नए लोग याद रखिए, उच्च न्यायालय कौन सी विचारण में प्रक्रिया अपनाएगा
तो कौन अपनाता है, कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय? ज़्यादा नहीं। अब आइए, उच्च न्यायालय अपने ही राज्य में एक जिले से कोई आपराधिक मामला दूसरे जिले को ट्रांसफर कर सकता है। तो उच्च न्यायालय को ये पावर किस धारा में दिया गया है? 407। तो क्रम आपका किस धारा में उच्च न्यायालय ट्रांसफर करता है? और इसके आगे पीछे भी देख लेना है। 406 यानी कि ऊपर आएगा तो ऊपर न्यायालय चले जाइए। उच्च न्यायालय के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की धारा में अंतरण करेगा 406। और इसके हाई कोर्ट के नीचे कौन आ जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन। पूछा गया था, आप शुद्ध नाम कह लीजिए, सेशन कोर्ट का कहिए, कोर्ट ऑफ सेशन या हिंदी में सत्र न्यायालय। उसकी वही लोग रटे रहते हैं, जाकर एमपी में गलत करते हैं। पूछेंगे एमपी कि सही नाम क्या है, तो सेशन कोर्ट नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन या हिंदी में सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट अपना कहिएगा। इस प्रकार आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बताया गया और ये कितनी सजा दे सकते हैं। अब एक नियम और जान, तब आपका नीचे आ जाए। नियम ये जानना है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये अपर कोर्ट या आपका उच्चतम न्यायालय माने जाते। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में हायर कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कौन कौन है? तो भाई सभी नाम आप दीजिएगा, कौन कौन है? हाई कोर्ट और कौन? और ये दोनों कहाँ से हमने गवर्नमेंट को करवाया? तो भारत के संविधान। इसके बाद अब आइए सबऑर्डिनेट कोर्ट, यहाँ से भी एमपी ने बनाया है कि सीआरपीसी में अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट या निचले न्यायालयों की शुरुआत किस आपका न्यायालय से होती है? तो जिलों में जो होते हैं, तो बताइए आपराधिक मामलों में आपका जो जिलों में सबसे बड़ा न्यायालय होता है उसको क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय। देखिए क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ, अभी उत्तराखंड में पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जिले में सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय कौन होता है? कौन होता है? और राज्य में सबसे बड़ा, देश में। लेकिन सतर्क एक देखिए क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, सतर्क रहना है। सीआरपीसी के तहत गठित सबसे बड़ा न्यायालय कौन? हाँ, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट नंबर। सीआरपीसी के तहत गठित, हल्का सा मैं चेक किया हूँ, ज़्यादा नहीं, संविधान नहीं। सीआरपीसी के तहत गठित सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय कौन है? तो कोर्ट ऑफ सेशन, ये मानना। अगर ये देखें कि राज्य का सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन है? तो हाई कोर्ट। और संविधान के तहत गठित राज्य का सबसे बड़ा दंड न्यायालय हाई कोर्ट। लेकिन जैसे ही सीआरपीसी दे, भाई हाई कोर्ट न मारकर क्या मारिएगा? कोर्ट ऑफ सेशन। ये अच्छे से आइए, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, उसको देखा जाए। अधीनस्थ न्यायालय आपका जिलों में होते, ये याद रखिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ से शुरू होते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन से, और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक होते हैं। इनके लिए प्रावधान संविधान में ज़्यादा न होकर कहाँ है? सीआरपीसी। इनका गठन कहाँ होगा? सीआरपीसी। और ड्यूटी का भी ज़्यादातर प्रावधान कहाँ रहेगा? सीआरपीसी। इन पर कंट्रोल भी ज़्यादातर सीआरपीसी। तो पहले आपका न्यायाधीश को कौन कहे जाते हैं वह देखा जाता है। पहले न्यायाधीश में आइए। न्यायाधीश में जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है क्रिमिनल मामलों में, कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय। इसके बाद आपका आता है अपर या एडिशनल
या अतिरिक्त सत्र न्यायालय। अतिरिक्त सत्र न्यायालय, इसके बाद आपका या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जो बैठता है, इसके बाद असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब सहायक सत्र न्यायाधीश, यानी कि इन लोगों को न्यायाधीश कहा जाता है। इसके नीचे भी बताया जाए, पहले ये हो जाए कि आपका IPC पढ़ानी है तो 2-4 मिनट देखिए कल और इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भाई इसको पहले देख लिया जाए। देखिए भाई आपका जहाँ तक ये सबऑर्डिनेट कोर्ट अब चल रहा है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में सबसे बड़ा न्यायालय कौन निकला? कोर्ट ऑफ। जब भी सत्र न्यायालय पढ़िएगा 4-5 धाराओं को एक साथ पढ़िए। सत्र न्यायालय का सबसे पहले सत्र न्यायालय ट्रायल कोर्ट है, विचारण न्यायालय है। अगर ये दे दे यानी कि नहीं, पहले एकदम क्रम से चला जाए। धारा 6 पढ़िएगा, 9 पढ़िएगा, 26 पढ़िएगा और 28 पढ़िएगा। कम से कम 4 धाराएं एक साथ जरूर पढ़ें। कौन धारा? आपका धारा 6, 9, 26 और कौन? एक लाइन बस याद रखना है, आगे तो हम बताएंगे। धारा 6 में बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन CRPC के तहत किसी राज्य में गठित सबसे बड़ा क्या है? क्रिमिनल कोर्ट। जो हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। तो सत्र न्यायालय दंड न्यायालय होगा, पनिशमेंट कोर्ट होगा। कौन सी धारा? 6। सत्र न्यायालय की स्थापना की धारा में, ये कई बार MP बना है, धारा 9 गलत ना हो। सत्र न्यायालय 240 की धारा में। सत्र न्यायालय विचारण न्यायालय होगा, ट्रायल करेगा। कौन सी धारा? और सत्र न्यायालय कितना दंड दे सकता है? कौन सी धारा? 28। इसको कल बताएंगे हम भाई। आपका IPC भी 10 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, थोड़ा लेट हो गया था क्लास चलने में, तो भाई आपका ज़्यादा 10 मिनट में आप लोग आ जाइए। तो IPC में भी काफ़ी महत्वपूर्ण आज पढ़ाया जाएगा।